तो आज के इस गहन अध्ययन में हमारा विषय बहुत सी दिलचस्प है। आज हम सीटीटी हिंदी पेडागॉजी के अंतर्गत भाषा अधिगम और अर्जन विषय पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करें। हमारा उद्देश्य इस पूरी स्रोत सामग्री को पंक्ति दर पंक्ति और बिल्कुल उसी क्रम में समझना है जिस क्रम में ये दी गई है। मतलब हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे। मैं एक छात्र की तरह इस पूरी जानकारी को बहुत ध्यान से सुनने और समझने के लिए एकदम तैयार हूँ, और मैं इस चर्चा के बीच में कोई बाधा नहीं डालूंगी। मेरा पूरा फोकस सिर्फ तथ्यों को समझने और अपने नोट्स बनाने पर रहेगा। ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। तो शुरुआत करते हैं स्रोत के पहले हिस्से से, जो है अधिगम का अर्थ। पाठ की पहली ही पंक्ति स्पष्ट करती है कि अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना होता है। मतलब ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही कड़ा नियम सामने रखता है। पाठ साफ तौर पर बताता है कि अगर कोई परिवर्तन नशा, क्रोध या भावुकता के कारण होता है, तो उसे अधिगम की श्रेणी में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। अधिगम केवल अनुभव और प्रशिक्षण के कारण आया परिवर्तन ही है। ये बहुत स्पष्ट सीमा है। मैंने ये तथ्य विशेष रूप से नोट कर लिया है कि क्रोध और नशे जैसी स्थितियों को अधिगम से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। मतलब बिना अनुभव के सीखना संभव नहीं है। सही कहा। और पाठ इसी आधार पर आगे बढ़ता है कि भाषा अधिगम व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यहाँ भाषा विज्ञान के आचार्यों का एक बहुत ही रोचक नजरिया है। वे मानते हैं कि बालकों में एक सहज प्रवृत्ति होती है। इसी सहज प्रवृत्ति के कारण 6-7 वर्ष के बालक निरसंकोच अनुकरण करके आसानी से एक से अधिक भाषाएं सीख लेते हैं। निरसंकोच अनुकरण मतलब बिना झिझक के नकल करना। हाँ, बिल्कुल वही। तो अब स्रोत अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ता है, जहां अधिगम की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। यहाँ 5 प्रमुख परिभाषाएं क्रमानुसार हैं। सबसे पहले ई एपील की परिभाषा है। उनके अनुसार भाषा अधिगम वातावरण के अनुकूल लगने वाला परिवर्तन है। वातावरण के अनुकूल। हाँ। दूसरी परिभाषा स्किनर की है। वो कहते हैं कि यह प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। तीसरी परिभाषा गेट्स की है, जो अनुभव के माध्यम से व्यवहार में आए बदलाव पर जोर देते हैं। अच्छा, गेट्स का अनुभव वाला बिंदु तो पहले खंड से बिल्कुल मेल खाता है। एकदम। और चौथी परिभाषा क्रॉनबेक की है, जो गेट्स की ही तरह कहते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। अंत में 5वीं परिभाषा गिलफोर्ड की है। इनका कहना है कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो एक छात्र के रूप में मेरा निष्कर्ष ये है कि ये सभी परिभाषाएं घुमा फिराकर स्थायी या अस्थायी भाषाई व्यवहार परिवर्तन की ही पुष्टि करती हैं। ये सब व्यवहार बदलने के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। तो जब ये व्यवहार बदलता है तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। स्रोत सामग्री का तीसरा खंड इसी भाषा अधिगम की प्रक्रिया पर बात करता है। पाठ बताता है कि यह प्रक्रिया निश्चित नियमों का पालन करते हुए विभिन्न चरणों में पूरी होती है। मतलब ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। हाँ, और यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो प्रेरणा का परिणाम भी हो सकती है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा की आवश्यकता होती है। सबसे अहम बात जो पाठ बताता है वो ये है कि बालक अपने परिवेश की भाषा सहज रूप से अनुकरण द्वारा सीख लेता है। परिवेश और अनुकरण, मैंने इसे लिख लिया है। अब स्रोत सामग्री के चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं, भाषा अधिगम से संबंधित विशिष्ट विचार। यहाँ 4 प्रमुख विचारकों के मत क्रमानुसार दिए गए हैं। सबसे पहला मत चॉम्स्की का है। चॉम्स्की मानते हैं कि बच्चे जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ओहो, जन्मजात क्षमता? हाँ। दूसरा विचार वाइगोत्स्की का है। वो कहते हैं कि भाषा सीखने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा मत स्किनर का है, जिनका मानना है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। और चौथा विचार पियाजे का है। पियाजे के अनुसार ये मूलतः संज्ञानात्मक विकास का अंग है। चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, स्किनर और पियाजे, मैंने इन चारों अलग अलग दृष्टिकोणों को बिल्कुल इसी तरह अपने नोट्स में शामिल कर लिया है। बहुत बढ़िया। अब हमारा स्रोत भाषा अधिगम की विशेषताओं की तरफ बढ़ता है। यहाँ 10 विशेषताएं दी गई हैं, एक एक करके दी गई हैं। पहली है जन्मजात क्षमता, दूसरी बोलने और समझने की योग्यता, तीसरी अनुकरण
और चौथी है बौद्धिक विकास। हाँ, ये बिंदु तो अभी तक की चर्चा से काफी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। पांचवी विशेषता है वयस्कों से अंतःक्रिया। छठी है मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक अवसर। सातवीं विशेषता थोड़ा अमूर्त सोच विकसित करने पर जोर देती है। आठवीं विशेषता बताती है कि भाषा एक अर्जित क्षमता है। नौवीं के अनुसार यह एक सामाजिक संपत्ति है। और 10वीं विशेषता है कि यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। इन सब में मुझे विशेष रूप से इस बात पर पूर्ण सहमति जतानी है कि भाषा एक अर्जित क्षमता और सामाजिक संपत्ति दोनों है। पाठ में ये बहुत ही सटीक तरीके से समझाया गया है। हाँ, यह एक बहुत गहरा बिंदु है। लेकिन भाषा सीखना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए पाठ तुरंत बाद अधिगम की 7 कठिनाइयों को क्रमानुसार सूचीबद्ध करता है। पहली कठिनाई है परिवेश, दूसरी शारीरिक विकलांगता और तीसरी मानसिक अस्वस्थता। ये तो बहुत सीधी रुकावटें हैं। हाँ, चौथी कठिनाई है संकोची स्वभाव, पांचवी है भययुक्त वातावरण, छठी है आत्मविश्वास का अभाव और 7वीं कठिनाई है शब्दों के संगत अर्थ के ज्ञान का अभाव। और इसके तुरंत बाद पाठ हमें सीधे जीन पियाजे के दृष्टिकोण पर ले जाता है। अच्छा, पियाजे का दृष्टिकोण? हाँ, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास से बिल्कुल अलग नहीं है। पाठ यहाँ पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का जिक्र करता है। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे मानते हैं कि इन 4 अवस्थाओं में भाषा अधिगम कार्य करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव है। पाठ बताता है भी पियाजे चॉम्स्की की जन्मजात क्षमता वाली बात से बिल्कुल असहमत थे। ओहो, मतलब दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत हैं? बिल्कुल। पियाजे का स्पष्ट मानना था कि सारा ज्ञान तंत्र केवल इंद्रिय जनित मैकेनिज्म से निर्मित होता है। उनका जन्मजात क्षमता में कोई विश्वास नहीं था। चॉम्स्की और पियाजे के बीच के इस वैचारिक टकराव को मैंने स्रोत के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में नोट कर लिया है। ये बहुत जरूरी भी है। अब स्रोत सामग्री अगले भाग की ओर बढ़ती है, जो है भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। पाठ बताता है कि भाषा संप्रेषण का परम साधन है और जन्मजात क्षमता को सही दिशा देने के लिए शिक्षण बहुत आवश्यक है। इसके 4 उद्देश्य क्रमानुसार दिए गए हैं। 4 उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पाठ कहता है कि विज्ञान और तकनीकी के बावजूद भाषा ज्ञान का महत्व कभी कम नहीं होता। दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। स्रोत में यहाँ एक नोट दिया गया है जिस पर बहुत जोर है। यह एक स्वाभाविक क्रम है और इसमें बदलाव करने पर अधिगम सीधे तौर पर प्रभावित होता है। मतलब इसी क्रम में सीखना अनिवार्य है। हाँ। तीसरा उद्देश्य है रसात्मक उद्देश्य। यह साहित्य के संचित ज्ञान, रस यानी आनंद और साहित्यकार के सूक्ष्म भावों की रसानुभूति से जुड़ा है। और चौथा है सृजनात्मकता का प्रकटीकरण। पाठ इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानता है, जिससे विचारों को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करने की मौलिकता विकसित होती है। मौलिकता का विकास। हाँ, और यहाँ पाठ एक बार फिर से याद दिलाता है कि चॉम्स्की और पियाजे के विचार परस्पर विपरीत हैं। मैंने इस वैचारिक विरोध को दोबारा रेखांकित कर लिया है। अब हम पाठ के बिल्कुल अंतिम हिस्से की ओर आ गए हैं। ये हिस्सा भाषा अधिगम और अर्जन में अंतर स्पष्ट करता है। सबसे पहले भाषा अधिगम के बिंदु हैं। यह एक व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया है। इसमें कौशल का प्रयोग अनिवार्य है। ये एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया। बिल्कुल। इसके लिए विशेष परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं, जैसे कि क्लासरूम। और ये हमेशा द्वितीय या तृतीय भाषा से संबद्ध है। इसके बाद भाषा अर्जन के बिंदु हैं। ये स्वाभाविक रूप से होता है, ये जन्मजात क्षमता द्वारा होता है और सहज वातावरण से मिलता है। मतलब ये एकदम प्राकृतिक है। हाँ, और सबसे बड़ा अंतर यह है कि अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। इसमें कोई विशेष प्रयास नहीं चाहिए और ये हमेशा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से जुड़ा होता है। अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है और अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है। इस स्पष्ट अंतर को मैंने पाठ के आधार पर अपने नोट्स का सबसे अहम हिस्सा बना लिया है। तो इस तरह से यह पाठ अधिगम की बुनियादी परिभाषाओं से शुरू होकर उसकी प्रक्रिया, विशेषताओं और बाधाओं से होते हुए अंत में अधिगम और अर्जन के बीच के तकनीकी अंतर तक एक सीधी रेखा में चलता है। ये एक बहुत ही तार्किक प्रवाह है।
बिल्कुल। और अंत में विचार करने वाली बात यह है कि कैसे एक बच्चे के अचेतन अर्जन यानी उसकी मातृभाषा को उसके चेतन अधिगम यानी नई भाषा सीखने की नींव के रूप में इस्तेमाल करने की ये मनोवैज्ञानिक रणनीतियां वास्तविक कक्षा में काम करती होंगी। ये सच में एक बेहद रोचक और विचारणीय तथ्य है। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन को हम यहीं समाप्त करते हैं।